आज हम लोग क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का लेसन 4 सामाजिक न्याय पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सामाजिक न्याय में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग प्रेम से किया जा रहा है। आप लोग भी अपने लाइफ में प्रेम सबसे करते होंगे, किसी ना किसी से, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से। तो यहाँ पर बोला गया है प्रेम के बहुत सारे रंग होते हैं, उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं है, फिर भी हम अपनी अंतर्दृष्टि से यह समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब है। उसी तरह न्याय के बारे में भी हमारी एक सहजानुभूत समझ होती है, हालांकि हो सकता है हम इसकी ठीक ठाक परिभाषा नहीं दे पाते। अब देखो, जैसे अगर हम बोले आपके पिताजी आपसे प्रेम करते हैं, ये बात हम बोल सकते हैं, लेकिन आपके पिताजी आपको जब मन तब जितना मन तितना कूट देते हैं, तो ये भी एक प्रेम है। ही आप लोग बोलते हैं कि नहीं प्रेम है इसलिए हम लोग इतना मारते, नहीं तो नहीं डांटते, नहीं फटकारते। तो उसी तरह न्याय के बारे में भी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। तो न्याय भी बहुत हद तक प्रेम के जैसा ही है। उनके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थकों में भावप्रवण अनुक्रिया पैदा करते हैं। ये क्या करते हैं? भावप्रवण अनुक्रिया पैदा करते हैं। जैसे प्रेम को वैसे ही न्याय को भी कोई बुरा नहीं कहता। प्रत्येक इंसान अपने लिए कुछ हद तक बाकियों के लिए न्याय चाहता है, लेकिन प्रेम और न्याय में भी एक अंतर है। प्रेम उन लोगों से हमारे रिश्तों का एक पहलू है जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियम और तरीके से होता है। देखो, सबका अलग अलग मायना है। अब न्याय का प्रश्न हम लोग कैसे जानेंगे, इसमें क्या क्या है? पहला दिया हुआ है, आप न्याय के उन सिद्धांतों की पहचान करेंगे जो अलग अलग समाजों और अलग अलग समय में सामने रखे गए। अब देखो, न्याय का भी अलग अलग अर्थ है। जैसे सीधा समय में बोले, पहले के टाइम में सिम लेना 18 साल का कोई भी व्यक्ति सिम ले सकता था, या 18 साल का कोई व्यक्ति को वो ATM कार्ड मिलता था। लेकिन अब बोले तो 16 साल में सिम मिलने लगा, मोबाइल का सिम। तो क्या ये न्याय है? पहले के टाइम में हम लोग के साथ अन्याय हो रहा था क्या? तो अब अन्याय हो रहा है कि भाई उन लोग को दे रहे हो, हम जब 16 साल के थे तो हमको नहीं मिला था। नहीं, न्याय का मायना अलग अलग है। उस टाइम में फ़ोन इतना पॉपुलर नहीं था, कोई उसका मिसयूज कर सकता था और लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अब तुम लोग जन्म नहीं ले पाते, उसके पहले फ़ोन के बारे में पता चल जाता है। तो 16 साल अभी के हिसाब से परफेक्ट है, क्योंकि आजकल 11 क्लास तक आते आते फ़ोन की ज़रूरत महसूस होने लगती है सभी को। तो अलग अलग टाइम में न्याय के अर्थ भी बदलते हैं। आप समझ पाएंगे वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है। हम रॉल्स के स्तर की चर्चा करेंगे। निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है, इसे तार्किक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। अब आता है न्याय क्या है। तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ता है कि न्याय का प्रश्न क्या है। अब देखो, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। न्याय किसके साथ जुड़ा था? धर्म के साथ। धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राज्य का प्रथम कर्तव्य माना जाता था कि किस प्रकार आप सामाजिक व्यवस्था एक सही तरीके से रख सकते हैं, इसे प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशस का तर्क था कि गलत करने वाले को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम करना चाहिए। चीन के दार्शनिक क्या बोलते थे कि भाई देखो, जो गलत काम करता है उसको सजा दो, और जो बढ़िया काम करता है वो लोग को प्राइज दो, ताकि वे लोग और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हों। ईसा पूर्व 4वीं सदी के एथेंस आपका यूनान देश को कहा जाता है, ठीक है। पहले के टाइम में एथेंस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध देश हुआ करता था, यूनान। इसमें प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों की चर्चा की है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था? तो द रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक का नाम द रिपब्लिक। प्लेटो कहाँ का निवासी था? तो एथेंस या फिर यूनान का निवासी था। सुकरात और उनके युवा मित्रों ग्लाउकॉन और एडिमंटस के बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लेटो ने दिखाया था हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। प्लेटो जो थे, उन्होंने किसके बीच में वार्तालाप को दिखाया है? तो सुकरात और उसके शिष्यों के बीच के वार्तालाप को दिखाया उसमें। उन नौजवानों ने सुकरात से पूछा हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए? तो उनका आकलन यह था, जो अन्यायी हैं वे न्यायी लोगों से ज़्यादा बेहतर है, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं, झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, और वे अक्सर उन लोगों से ज़्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। आप लोग देखे होंगे, आप ही लोग के साथ बहुत लड़का ऐसा होगा या लड़की ऐसी होगी जो एग्जाम में मोबाइल लेके चल गए, पूरा चीटिंग करके एकदम पड़पड़ा के नंबर आ गया, कहीं कोई पकड़ी नहीं गया। तुम लोग शरीफ बन के रह गए, नंबर कम आ गया।
तो कभी कभी वे लोग ज़्यादा आगे भी चले जाते हैं। आप लोग ऐसा चीज़ सुने भी होंगे। सुकरात ने क्या, हुआ भी है ऐसे। हाँ तो हम भी सुने कि जो सेकंड टॉपर था उसका कॉपी छिना गया था। अब जो भी था, अब कह रहा है यदि हर कोई अन्यायी हो जाएगा, यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे, तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारा दीर्घकालीन हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें। हमको क्या करना चाहिए? कानून का पालन करना चाहिए, न्यायी बनना चाहिए। सुकरात ने स्पष्ट किया, हमें न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है ताकि हम देख सकें न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि न्याय का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम अपने मित्रों का भला करें और दुश्मनों का नुकसान करें या अपने हितों के पीछे लगे रहें। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है। अब आता है, एक डॉक्टर जैसे अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, उसी तरह न्यायसंगत शासक या सरकार को भी जनता की भलाई की चिंता करनी पड़ेगी और यह उनका एक वाजिब हिस्सा भी है। तो ये सारा चीज़ बताया गया है इसमें। अच्छा, एक नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है, प्लेटो के ज़माने की तुलना में आज यह समझ बदली है, किसी व्यक्ति का प्राप्य क्या है, वह क्या पाने का अधिकारी है। मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का कुछ प्राप्य होता है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार, देखो एग्जाम में ऐसे पूछ देगा, किसने कहा कि हर मनुष्य की गरिमा होती है? तो किसने कहा है? तो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है, उनकी पहचान होती है। तुम लोग का कुछ पहचान है? हाँ है, 10th में भाई इसका अच्छा नंबर आया है, इसका खराब नंबर आया है, उसका एक फलाना दोस्त है। और अधिकतर कोई किसी ना किसी के जरिए पहचाना जाता है। या तो तुम नंबर के जरिए पहचाने जाओगे, या तो एक नंबर का कांडी हो तो पहचाने जाओगे। कुछ ना कुछ सबके साथ रहता है। कोई कोई अपने दोस्त के नाम से ही पहचाना जाता है, अच्छा वो लोग दोनों जो हमेशा साथ ही आती है वही है ना, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राप्य होगा, उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त होंगे। अब आता है, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। हालांकि आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति की गई है। हर व्यक्ति को उसका प्राप्य कैसे दिया जाएगा, इन सब बातों की चर्चा की गई। अब आता है, मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषता होती है। हम लोग क्या मनुष्य हैं, तो सब में कुछ चारित्रिक विशेषता होगा, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्र में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दे दिया गया है, जैसे हम लोग को जीवन का अधिकार दिया है, संपत्ति का अधिकार दिया गया है, ये सब नागरिक अधिकार शामिल है। इसके अलावा वोट देने का अधिकार है। लेकिन क्या आप लोगों को वोट देने का अधिकार है? अभी नहीं। क्यों? क्योंकि एक नियम है, 18 साल से ऊपर का एक व्यक्ति वोट दे सकता है। पहले के टाइम में ये नियम था 21 साल का कोई व्यक्ति, बाद में हो गया हुआ 18 साल। लोगों को लगा कि नहीं है भाई अब ज़्यादा परिपक्व हो रहा है, आने वाले समय में हो सकता है 16 साल कर दिया जाए। तो काफ़ी सारा बदलाव भी है। इसके अलावा ये सब भी हम लोग देखते हैं, जैसे अगर कोई भिन्न जाति का लोग है, दोनों एक ही काम करता है, तो उनको परिश्रम भी समान मिलना चाहिए, मतलब उनको पैसा भी समान मिलना चाहिए। अगर कोई स्कूल है, स्कूल में एगो पुरुष शिक्षक है, एगो महिला शिक्षक है, दोनों का वेतन अलग अलग ना, सेम मिलना चाहिए। लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट में होता है, प्राइवेट में नहीं होता। प्राइवेट में पुरुष को ज़्यादा पैसा मिलता है, महिला को कम मिलता है। क्योंकि बहुत का मानना ये भी है भाई पुरुष टीचर है, सब बच्चा को बेटी बेसी टाइट में रख पाता है, लड़की लोग मार नहीं पाती है। तो हालांकि ये सब चैप्टर जो आपका है, सबको आपको खुद से पढ़ लेना है ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बस समझने के लिए दिया जाता है ये सब मेनली। इसके अलावा ये भी दिया जाता है कि सामाजिक न्याय का आप कैसे आप बात कर सकते हैं। तो सामाजिक न्याय के बारे में ये बताया गया कि सभी लोगों का हैसियत पे भी ध्यान रखना चाहिए, अधिकार के आधार पर ध्यान रखना चाहिए। तो कई सारी बातों की चर्चा की गई। अब देखो एक चीज़ नॉर्मली तुम लोग बताओ, अब मान लेते हैं जैसे हम गए थे, एक हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे लिखा हुआ था मरीजों के चढ़ने के लिए लिफ्ट की सुविधा। हम गए, हमको चढ़ने के लिए लिफ्ट नहीं मिला, क्या हम बोलेंगे मेरे साथ न्याय नहीं किया जा रहा है? नहीं कर सकते। वहाँ पर वही सामाजिक न्याय है। क्यों भाई? क्योंकि भाई लिफ्ट थोड़ा महंगा कॉस्ट का है, हर एक व्यक्ति को अफोर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो विकलांग व्यक्ति हैं या फिर जो लोग मरीज में हैं, तो उन लोगों को तो दिक्कत होगा जाने में भाई, ऊपर सीढ़ी पर चढ़ने में, तो इसलिए उनके लिए लिफ्ट की सुविधा लगाई गई है। तो किसी किसी केस में
आपको लगता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन वह भेदभाव नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय है। या फिर आप लोग कहीं देखे होंगे विकलांगों के लिए सीढ़ी के बजाय वो प्लेन वाला सरफेस बना दिया जाता है चढ़ने के लिए थोड़ा सा, और हम लोग उस पर चढ़ते हैं तो मना कर दिया जाता है कि नहीं आप लोग सीढ़ी से आइए। तो उसको भी सामाजिक न्याय कहा जाएगा, क्योंकि सभी को इक्वल ट्रीट करना है हमको। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है क्या वे न्याय संगत हैं या नहीं। तो पहला, एक दृष्टिहीन छात्र है जिसका नाम सुरेश है, को गणित का प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3.5 घंटा मिलता है, जबकि अन्य छात्र को 3 घंटा मिलता है। क्या सामाजिक न्याय है? है। क्यों भाई? वो नहीं दिखता है तो उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। गीता बैसाखी की सहायता से चलती है। अध्यापिका ने गणित का प्रश्न पत्र हल करने के लिए उसे 3.5 घंटे का समय दिया। क्या न्याय संगत है? कैसे भाई? तो अगर बैसाखी से चलती है तो अगर क्या मुड़िया में भी कुछ हो गया है? इसमें कैसे न्याय संगत होगा? ये न्याय संगत नहीं है। बैसाखी से चलती है भाई, उसको चलने वाला दौड़ में अगर चलो ठीक है, अब एग्जाम देना है तो दिमाग तो दोनों का बराबर चलता है, चाहे उसको 3.5 घंटा। बात समझ में आया? एक अध्यापक कक्षा के कमजोर छात्रों को के मनोबल को उठाने के लिए अतिरिक्त अंक देते हैं। सही है या गलत है? सही है। कारण क्या? कुछ कमजोर छात्र हैं, अगर उसको नहीं देंगे बेचारा फेल कर जाएगा। आप लोग देखे होंगे सर लोग ही जब कॉपी चेक करते हैं, अगर किसी का 30 नंबर आ रहा होता है तो सर उसको बढ़ा के 33 कर देते हैं, और अगर किसी का 100 नंबर पहुंचने वाला होता है तो 2 नंबर काट के 98 कर देते हैं। तो दोनों न्याय संगत है। कारण क्या है? अगर उसका 100 में 100 आ जाएगा तो फुल करके आसमान पे चढ़ जाएगा, तो उसका जमीन पे रखना है, इसलिए 98 कर दिया। अरे बेचारा फेल कर जाएगा, फांसी वासी लगा लेगा तब, तो 30 का 33 कर दो। एक प्रोफेसर अलग अलग छात्राओं को उनकी क्षमता के मूल्यांकन के अनुसार अलग अलग प्रश्न पत्र बांटते हैं। तो ये भी सही है। कारण क्या है? कोई बच्चा कमज़ोर है तो कोई बच्चा तेज है, तो उसके हिसाब से उसको क्वेश्चन बांट दिया गया। तो कभी कभी ये भी सही होता है, लेकिन हाँ अगर मेन एग्जाम फाइनल एग्जाम की बात है तो ये गलत है। अब आता है संसद के प्रस्ताव विचाराधीन है कि संसद की कुल सीटों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। तो सही है, क्योंकि महिलाओं का स्थान नहीं मिलता है, ये आप सभी जानते हैं। अब आता है हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि एक अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी अन्य सुविधाओं तक पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है। संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोगों के लिए सरकारी नौकरी में शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले का आरक्षण दिया गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, अगर संविधान की बात करें, संविधान किसी किसी को आरक्षण भी प्रदान करती है। जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। क्या ये सही है? हाँ सही है। कारण क्या है कि छोटी जाति के लोगों को हमेशा से दबाया या कुचला गया है। उन लोगों की स्थिति हम लोगों की तुलना में अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए उन लोगों को छूट देना सही है। तो ये सब वही सारा चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए एक लड़का बोल रहा है न्याय की देवी पर आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है। तो आंखों पर पट्टी आप लोग देखे होंगे कानून का जो टीवी पे दिखाता था, अदालत का एगो सीरियल भी आता था, या किसी में आप देखे होंगे जो महिला है उसके हाथ में एगो तराजू रहता है, उसका एगो पल्ला ऊपर एगो पल्ला नीचे रहता है और उसके आंखों पे पट्टी बनी रहती है, और जैसे ही जज जब न्याय सुनाते हैं तो उनके दोनों पल्लों को बराबर कर दिया जाता है। तो ये आपका इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि न्याय की देवी यह इस बात पर नहीं देखेगी कि भैया तुम राजा हो या तुम भिखारी हो, सबको बराबर ट्रीट करेगी। इसलिए न्याय की देवी आंखों पर पट्टी बांधे रहती है कि उसे हर मामले में क्या करना है, निष्पक्ष रहना है, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। अब देखो ये लड़का बोलता है बिल्कुल ठीक, उसे निष्पक्ष रहना है, लेकिन अगर वह आंखों पर पट्टी बांधे रहेगी तो लोगों की विशेष ज़रूरतों को कैसे देखेगी। तो कुछ मामले में ये मामला सही भी है, कुछ मामलों में गलत भी है। आप जैसे कि हम बोलें कि जितने भी जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं उन लोगों को आरक्षण की सुविधा दी गई है। अब अगर हम बात करें यूपीएससी के टॉपर टीना डाबी की, उसके मम्मी पापा एगो आईएएस है एगो आईआरएस है, मतलब जिनके घर का मंथली इनकम नियम के अनुसार उनको जो है लगभग 2 लाख रुपया प्लस महीना मिलता है। क्या वे लोग छोटे कास्ट का उनके साथ कुछ भी बर्ताव किया जाता है? अगर यहाँ हम बोले 3 गो का इनकम मिला देंगे या 4 गो या 5 गो स्टूडेंट का घर का इनकम मिला देंगे तो भी 2 लाख रुपया महीना नहीं घुसेगा।
तो भैया उनको क्या है चीज़ का छूट मिलना चाहिए, उनका बेटा बेटी हमसे बेसी बढ़िया जगह पे रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो छूट का आधार होना चाहिए मेरे हिसाब से वह इकोनॉमिक कंडीशन पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पर, कि भाई जो गरीब है उनको छूट मिलेगा, जो रईस है उनको छूट नहीं मिलेगा। लेकिन ये जात वाला सिस्टम सही नहीं होता। हालांकि ये नियम में है तो कोई भी सरकार बदलने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि उनको डर लगता है मेरी कुर्सी ना छीन जाए, क्योंकि SC ST की भी संख्या बहुत सारी है, वोट ही नहीं मिलेगा तो जीतेंगे कहाँ से। तो ये सारा आपका वितरण के बारे में बताया गया है। इसके अलावा संविधान भी काफ़ी सारा बदलाव भी करता है। संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया है, छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया और यह सुनिश्चित किया कि निचली जाति के कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिर में प्रवेश करना, नौकरी और पानी जैसे बुनियादी ज़रूरतों को न रोका जा सके। छुआछूत का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लेते हैं मेरे घर में वो कोई छोटा कास्ट का आदमी आया, ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे हम उसको बैठाए, मैं बोली नहीं पलंगवा पर नहीं बैठाई, हमारे पलंगवा छुआ जातो, तो आप चलिए घर में ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर में गया, हम चापाकल गए, मंदिर गए, क्या वहाँ पे ऐसा फॉलो किया जा सकता है? नहीं। अगर करते हैं आप तो आप पर केस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये बात और है, अभी भी कई जगह पे भेदभाव होता है उन लोगों के साथ। आगे है रॉल्स का न्याय सिद्धांत। रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है? यदि लोगों को कहा जाए आप रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो संभवतः वे ऐसा समाज चुनेंगे जिसके नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया करा सके। हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपने निजी हितों को दरकिनार करके समाज की भलाई के बारे में सोचें, खासकर तब जब उन्हें यकीन हो कि उनका फैसला भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली ज़िंदगी और मौक़ों को प्रभावित करने जा रहा है। सीधा सा भी बोला, अभी कोई SC ST कास्ट वाला ये चाहेगा हम लोग का ये जो नियम है आरक्षण वाला वो हट जाए? कोई नहीं चाहेगा, क्या है, बाद में उसका नौकरी में दिक्कत हो जाएगा वो लोग को। और तो लेकिन ऐसे परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत का बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये सब बात दिया गया है। जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का भी प्रयास किया है। वह तर्क करते हैं निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यह है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, उस समाज में हमारी जगह क्या होगी। तो ये सब बातों की चर्चा किया गया है। तो बस वही चीज़ कहा जा रहा है, समाज को कैसे संगठित किया जाए या हमारे ज्ञात करना होगा समाज में हमारी जगह क्या होगी। हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। क्या जन्म लेने के पहले पता रहता है कि हम ब्राह्मण कास्ट में जन्म लेंगे या भूमियार में या फिर किस जात में जन्म लेंगे? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। उच्च जाति का परिवार होगा या निम्न जाति का होगा, सुविधा संपन्न होगा या सुविधाहीन होगा। रॉल्स तर्क देते हैं अगर हमें यह नहीं मालूम कि हम कौन होंगे तो भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। मतलब जब भी कोई निर्णय लेना चाहिए तो सामाजिक तौर पर लिया जाना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? रॉल्स कहते हैं। रॉल्स कौन है? एक विद्वान का नाम है। तो ये रॉल्स के बारे में हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपका नियम कानून के बारे में इसमें बताया गया है। अब देखिए, एक लड़का बोल रहा है मैंने सुना है कि न्याय में क्या होती है, देर होना अंधेर होना है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? बताओ, न्याय में देर होना अंधेर होना है? बिल्कुल। देखिए, आप ऐसे समझिए, ये इंस्टेंट का ही बात लेते हैं। वो कोई व्यक्ति थे, उनका वो गुपचुप बेचा करता था, ठीक है, ये आपका सारवा का रियल स्टोरी बता रहे हैं। उसका जो सामने वाला ज़मीन था उस पर केस किया कि भाई ये ज़मीन मेरा है, दूसरा कोई हथियार लिया था। अब वो पूरा केस लड़ते लड़ते उसका ज़िंदगी पार हो गया, गुपचुप बेचते बेचते वो मर गया। अब उसके बाद उसका बेटा केस लड़ना शुरू किया, और बेटवा बुढ़ा गया। और बाद उसका पोता जब जवान हुआ तब जाके उस फैसला आया कि ज़मीन उसका है। क्या ये सही है? भाई लड़े हम, अब भोग करेगा मेरा पोता, हम कुछ नहीं। तो न्याय में देर होता है। आप लोग एक और कहानी पढ़े थे पॉलिटिकल में ही, मचल लुलांग की कहानी। मचल लुलांग जब 23 वर्ष के थे तो उन पर यह आरोप लगा था उसने किसी व्यक्ति को मारा है और किसी का मार करके वो सिर फोड़ दिया था। तो अगर हम किसी का मार करके माथा फोड़ दिए हैं तो हमको कितना साल जेल दोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? नहीं, ज़िंदगी भर के लिए डाल दोगे। माथे नहीं फोड़े हैं। और ऐसा तो नहीं है सुख साजिदा के माथा फोड़ दिए होंगे, वो तो हमसे लड़ने के लिए आया होगा तभी माथा फोड़े होंगे। लेकिन मचल लुलांग को गिरफ्तार किया जाता है 23 साल का उम्र में,
और 54 साल तक वो जेल में रहते हैं, तब जाके कहीं फैसला होता है। उसका कहीं फैसला हो भी नहीं करता है, मानवाधिकार आयोग उसको बाहर निकलवा देता है ऐसे ही कि भैया कितना सजा काटेगा, ये माथा ही फोड़ा था। वो आदमी तो मौज में रह गया घर में, 1 महीना 2 महीना उधर सहा होगा और इसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। तो इतना लेट होना चाहिए था क्या? नहीं, फैसला बेसी 1-2 महीना में हो जाना चाहिए था। 1-2 साल का सजा होता, ज़िंदगी भर का सजा दे दिए तो बुढ़ा गया, उसका जवानी वहीं गल गया। तो इसलिए कहा जाता है कि देर होना अंधेर होना है, क्योंकि यदि किसी विवाद में निर्णय में बहुत देर से होता है तो पीड़ित व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से कोई लाभ नहीं मिलता, तो फिर बाद में जीतने का भी क्या फ़ायदा है। यही चीज़ में कहा गया है कि जो भी काम हो टाइम पर। अभी सलमान खान पे तुम लोग सुने होंगे, काला हिरन को मारने का केस चल रहा है, चलिए रहा है। हम जब बुतरू थे तक नहीं ये सुन रहे थे, अभी तक केस खत्म नहीं हुआ है। अब जब तक केस का रिजल्ट आएगा कि सलमान खान दोषी था, उसको जेल होना चाहिए, तब तक तो सलमान खान मर जाएगा। कौन जी तुम जेल में डालोगे? या निर्दोष है तो सलमान खान को अभी सब कोई बेइज्जत कर रहा है कि भाई तुम काला हिरन को मार दिया था। तो भाई फैसला जल्दी सुनाओ, या तो उसको निर्दोष घोषित कर दो या तो जेल में डाल दो। तो ये सारे कई सारे नियम के बारे में इसमें चर्चा दिया गया है। अब आता है रॉल्स तर्क देते हैं, नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण में निष्पक्ष होकर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इस उदाहरण से हमारे पास पहले से बना बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता का प्रमाण नहीं होता। तो काफ़ी सारा है। सामाजिक न्याय का अनुसरण। अब देखे होंगे किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इनके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वाले तब बहिष्कृतों और वंचितों के बीच गहरा और अस्थायी विभाजन मौजूद है। आप देखे होंगे समाज में कुछ लोग के पास बहुत पैसा है और कुछ लोग निहायत गरीब है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सामाजिक न्याय का अभाव है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि अमीर वाला अपना पैसा उठा के गरीब को दान कर देगा। हम मेहनत किए हैं तो पैसा है मेरे पास, तुम नहीं किए तो तुम्हारे पास नहीं है, तो इसको आप अन्यायपूर्ण नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, अगर उनको बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, पानी वगैरह भी नहीं मिल पा रहा है, तो दिक्कत है, तो अब हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय नहीं है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, शुद्ध पेयजल, ये सब चीज़ क्या है, बुनियादी महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। और लेकिन सभी नागरिकों के लिए इन बुनियादी शर्तों की पूर्ति करना, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ गरीबों की बड़ी तादाद है, सरकार पर भारी बोझ भी बनती है। देखो, अगर हम इस बात पर सहमत भी हो जाएं कि राज्य को समाज के सबसे वंचित सदस्यों की मदद करनी चाहिए और जिससे कि बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद हो, तो भी क्या ये लक्ष्य पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या सभी लोगों को बराबर कर सकते हैं? नहीं, ये करना मुश्किल है भाई। किसी ना किसी हिसाब से दिक्कत हो ही जाएगा। अगर मान लेते हैं अभी यहाँ पर जितने भी कोचिंग में छात्र हैं, सभी को अभी हम 2-2 लाख करके दे दें, क्या आज 1 महीने के बाद पूछेंगे सबके पास 2 ही लाख रहेगा या बढ़ जाएगा या घट जाएगा? कुछ लोग उसको बढ़ा लेंगे, कुछ लोग उसको घटा लेंगे, कुछ लोग हो सकता है तुरंत जाकर के बड़का को अपाची निकाल लेंगे या बुलेट, खत्म, स्वाहा, और ऊपर से और 50,000 कर्जा लगा लेंगे, क्योंकि बुलेट का दाम 2.5 लाख है। तो सबका सोच अलग है, कोई बिजनेस कर सकता है, तो सभी लोग को बराबर नहीं किया जा सकता है। अब आता है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है जहां तक संभव हो सके व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौते में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थन मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाएगा तो बाजारी कारोबार का योग मिलकर क्या होगा, कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण कर देगा। मतलब सीधा सा भी हम बोलें, कुछ लोग मानते हैं कि भैया मुक्त बाजार होना चाहिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हम लोग जैसा चाहे वैसा दाम को चला सकते हैं, कुछ भी दाम सामान का रख सकते हैं, तभी लोगों को न्यायपूर्ण वितरण मिलेगा। अभी सरकार फैसला करती है बीच में तो दिक्कत कर देती है। तो हालांकि मुक्त बाजार के सभी समर्थक आज अपूर्णतया अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। मतलब सिंपल सा वे बोलें, कुछ लोग मानते हैं कि सरकार के द्वारा कुछ प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। निजी कंपनियां क्या करेगी,
सबका दुकानदारी खत्म कर देगी। देखिए सिंपल में समझते हैं, हम एक दिन गए उज्जवल किराना स्टोर, ठीक है। अब नाम है उसका किराना स्टोर, तो किराना का दुकान होना चाहिए, किराना का सामान बिकना चाहिए। उनके पास पैसा अधिक हो गया, वो बोले भाई किराना का सामान बेचबे करते हैं, एक काम करते हैं ठंडा भी बेचना शुरू कर देते हैं। कोई गलत बात है क्या? वो लगा दिए ठंडा का दुकान, अब ठंडा भी पूरा बिकने लगा। बोले भैया ठंडा बेचबे करते ही मार्केट में देखे पानी का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब क्या किया, वो पानी का भी एक फैक्ट्री लगवा दिया, पानी भी घर घर सप्लाई करवा देते हैं, उससे भी इनकम आ रहा है, उनका इनकम बढ़ गया। किसी का इनकम घटा गया उसके कारण, ठंडा का दुकान का बिक्री घट गया उसके कारण, कि भैया सारा चीज़ आप ही कर रहे हैं तो दूसरा लोग क्या कमाएगा, ये भी दिक्कत हो सकती है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ों की बातें होती है। तो एक चीज़ का ये भी बात होता है कि अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो सारी प्राइवेट कंपनी क्या करेगी। अब जैसे टाटा कंपनी का ही एग्जांपल ले लो, टाटा कंपनी सब चीज़ चलाती है, टाटा का LIC चलता है, टाटा का तुम्हारा स्टील वगैरह बिकता है, टाटा का अपना छोटा सा एक टाइप का कौन है, तुम पैसा भी जमा कर सकते हो, बैंक टाइप का भी वो लोग का काम चलता है। तो सब चीज़ तुम ही करोगे, बाकी लोग क्या करेगा, सब तो गरीब हो जाएगा। इसलिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी होता है। तो काफ़ी सारा चीज़ इसमें दिया गया है। आप लोग देखते ही होंगे कि अगर सरकारी स्कूल को देखो स्थिति बहुत ख़राब है, प्राइवेट स्कूल को देखो स्थिति बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा पुरकस लेता है। तो भाई सरकार का प्रतिबंध प्राइवेट स्कूल पे भी होना चाहिए और सरकारी स्कूल पर भी होना चाहिए कि पढ़ाई अच्छा हो सके। और प्राइवेट स्कूल पे ध्यान रखना चाहिए कि भाई तुम लोग एकदम दुनिया का पैसा मत लूट लो, ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मुक्त बाजार और निजी उद्यम के पक्ष में अक्सर सुनने में आने वाला तर्क है, वे जो सेवाएं मुहैया कराती है वे काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उसका पैसा भी बेसी रहता है। जो निजी बाजार सुविधा मुहैया कराता है वो सरकारी से तो अच्छा ही होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ बहुत इज्जत करेगा, लेकिन तक वो उतना चूस लेगा। गवर्नमेंट में जाओ तो बड़ा दिक्कत वाला बात है। तो निजी व्यवसाय वही जाना चाहता है जहाँ से सबसे ज़्यादा मुनाफा मिले। तो ये सब क्या होता है, इसके कारण सामाजिक न्याय की कमी हो जाती है। तो ये सब आप लोग अपने से एक बार देख लीजिएगा, चैप्टर में लगभग यही सारा था। लास्ट एक कथन है JS मिल के द्वारा, न्याय क्या है। तो न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। बस यही लाइन उन्होंने न्याय के बारे में कहा है। किसके द्वारा कहा गया, JS मिल के द्वारा। एग्जाम में आपका क्या करेगा, डायरेक्ट ये लाइन लिख देगा और पूछ लेगा कि भैया ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी अभी उस किताब से, ऑब्जेक्टिव वाले किताब से बना लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि किताब में जो दिया हुआ रहता है उससे एक्स्ट्रा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए आज इतना ही समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।